कि हिंदू विरोधी कट्टरपंथी जिन्होंने बांग्लादेश में गदर काट रखा था, हिंदुओं का जीना मुहाल कर रखा था, वो साइड लग चुके हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने पिछले 18 महीने में खूब जहर उगला था। भारत और हिंदू इनके निशाने पर पूरा भारत विरोधी माहौल बना हुआ था, पाकिस्तान तक घुस गया था। खैर, पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा बांग्लादेश में सत्ता बदलते वहां के हिंदुओं के लिए क्या ऐलान हुआ, पीएम मोदी की चिट्ठी ने क्या कुछ बदला, बांग्लादेश में भी पाकिस्तान का एजेंडा फेल, बौखलाए मुनीर ने कहां लगा दिया महिला आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप, और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तो हारी, हॉकी टीम बनी भिखारी, पाकिस्तान अपने प्लेयर से बर्तन क्यों मंजवा रहा है, अब इसका चैप्टर। पिछले 18 महीने से नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ा चैलेंज बांग्लादेश का था, क्योंकि वहां पर हिंदू विरोधी कट्टरपंथी हावी हो चुके थे। लेकिन मोदी की यही खास बात है, चैलेंज कैसा भी हो वो हार नहीं मानते, लगे रहते। आज बांग्लादेश में नई सरकार है, नया पीएम है, और सबसे बड़ी बात यह कि हिंदू विरोधी कट्टरपंथी जिन्होंने बांग्लादेश में गदर काट रखा था, हिंदुओं का जीना मुहाल कर रखा था, वो साइड लग चुके हैं। आज आपको बताऊंगा कि क्या बांग्लादेश में सत्ता बदलने से हिंदुओं को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। वहां नए पीएम ने हिंदुओं को लिख के लिए आज क्या ऐलान कर दिया, क्योंकि आप देखिए कि जिस बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग हो रही थी, उस बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही हिंदू मंत्री बनाए जा रहे हैं। भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है, भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले हटाए जा रहे हैं। यह सब तब हो रहा है जब कट्टरपंथी यूनुस ने अपने 18 महीने के राज में भारत बांग्लादेश के रिश्तों को बर्बाद करके रख देने वाले काम किए। यूनुस के रहते ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए, पाकिस्तान को भी बांग्लादेश में घुसने का मौका यूनुस ने दिया था। लेकिन अब यूनुस का खेल खत्म हो गया है, मुनीर का भी खेल खत्म हो चुका है। नई सरकार और नए पीएम से बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए क्या बदल रहा है, आज आपको बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि उधर पाकिस्तान का बांग्लादेश में खेल खत्म हुआ तो पाकिस्तान ने कौन सा पुराना खेल शुरू कर दिया, कैसे मुनीर ने अपनी महिला आतंकियों की फौज को उतार दिया है, और कहां महिला आतंकियों की ब्रिगेड की ट्रेनिंग कैंप लगवा दिए हैं। साथ ही आतंक के इस खेल के बीच मैदान पर खेले जाने वाले असली खेल में कैसे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, कैसे पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों से बर्तन मंजवा रहा है, सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। अच्छा, पहले सीधा खबर पर चलते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश की बात, क्योंकि वहां के हिंदुओं के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा था। पिछले 18 महीने बांग्लादेश के हिंदुओं ने बहुत कुछ सहा, लेकिन अब जब बांग्लादेश में नई सरकार बन गई है, नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान बन गए और यूनुस जैसे कट्टरपंथी किनारे लग गए, तो उम्मीद जताई जा रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कुछ भला होने वाला है। तारिक रहमान ने पीएम बनने के बाद देश के नाम जो संबोधन दिया, उसमें इसके संकेत भी मिले। तारिक रहमान ने कहा है कि कुछ चीजें चुनाव के साथ खत्म हो गई, हमारी सरकार पर एक एक बांग्लादेशी का बराबर हक है। सरकार की तरफ से किसी की राजनीतिक राय, धर्म और सोच के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। बीएनपी सरकार कानून व्यवस्था में सुधार, लोगों में शांति और सुरक्षा का भाव बहाल करने का काम करेगी। हम अपनी आबादी को स्किल्ड वर्कफोर्स में बदलेंगे, जो बांग्लादेश को दुनिया में अलग जगह दिलाएगा। बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर तारिक रहमान ने क्या कहा है, एक बार सुनिए आप, जिससे बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर एक नई उम्मीद जगी है। बांग्लादेश के नए पीएम ने वहां के हिंदुओं को लेकर बड़ा मैसेज दिया। यह तब हुआ है जब कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के नए पीएम को चिट्ठी लिखकर कहा था कि पड़ोसी देशों के रूप में भारत और बांग्लादेश के बीच गहरी दोस्ती है, जो हमारे लोगों की शांति और खुशहाली की उम्मीदों पर आधारित है। दोनों देशों का मजबूत तालमेल भविष्य में एक गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करेगा। मैं आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं, ताकि हमारे कई तरह के आपसी रिश्तों को मजबूत किया जा सके। और यह सिर्फ चिट्ठी की बात नहीं है। जिस दिन बांग्लादेश में चुनाव के नतीजे आए थे, उस दिन पहले पीएम ने ट्विटर पर बधाई दी और फिर फोन पर बात की थी, और अब चिट्ठी लिख दी। यानी पीएम मोदी लगातार बांग्लादेश में भारत के रिश्ते बेहतर हो सके बांग्लादेश से, इसके लिए लगे पड़े हैं, काम कर रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने पिछले 18 महीने में खूब जहर उगला था। भारत और हिंदू इनके निशाने पर थे, पूरा भारत विरोधी माहौल बना हुआ था, पाकिस्तान तक घुस गया था। इसके बीच पीएम मोदी ने चुपचाप डिप्लोमेसी का सहारा लिया, और इस तरह से डिप्लोमेसी हुई कि आज की डेट में बांग्लादेश दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। भारत ने भी अपने नए पत्ते खेलकर बांग्लादेश के साथ रिश्ते सुधारने की पहल की है। तारिक रहमान के शपथ ग्रहण में भारत ने लोकसभा अध्यक्ष और विदेश सचिव को भेजा था। बांग्लादेश में जिस तरह पाकिस्तान का खेल बिगड़ गया है, मुनीर भी अपना सिर पकड़े बैठा है। मुनीर अब अपने पुराने एजेंडे पे लौट रहा है। आतंकियों को पालने वाले मुनीर ने महिला आतंकियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए हैं। आप तस्वीरें इस्लामाबाद की देखिए,
जहां आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा महिला आतंकियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनवा रहा है। बताया जा रहा है कि अभी तक लश्कर ए तैयबा अपनी महिला विंग का इस्तेमाल राजनीतिक और प्रोपेगेंडे के लिए करता था, लेकिन अब लश्कर ए तैयबा की महिला विंग प्रमुख इफ़ात सईद ने खतरनाक संकेत दिया है। लश्कर अब महिलाओं को आतंकी गतिविधियों और ओवरग्राउंड वर्कर जैसी भूमिकाओं में शामिल करने जा रहा है। हालांकि कंगाल पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की हालत भी उसके देश की तरह ही टाइट है, इसलिए आतंकी संगठन मरकज के नाम पर पैसे मांग रहे हैं। इधर मुनीर आतंक की फैक्ट्री चला रहा है, उधर उसने शहबाज शरीफ को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चापलूसी में भी लगा रखा है। मुनीर ने इस वक्त शहबाज शरीफ को अमेरिका भेजा हुआ है, जहां वो ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में शामिल होने लगे हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान को इशारा किया और शहबाज शरीफ गुलामों की तरह तुरंत पहुंच गए। ट्रंप को ना कहने की औकात भी पाकिस्तान की है नहीं। मुनीर शहबाज का तो एक ही फंडा है, जहां से पैसा मिले ले लो, गुलामी तो करनी है, पैसा तो आए। पाकिस्तान की हर दिन कोई ना कोई बेइज्जती होती। अब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जाकर भी अपनी बेइज्जती करवा ली। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी हॉकी टीम के खिलाड़ियों को बर्तन धोने पड़ रहे हैं, टॉयलेट साफ करना पड़ा है। यह बात खुद पाकिस्तानी हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने बताई है। पाकिस्तानी हॉकी टीम के कप्तान शकील उम्मान बट ने जब अपना दर्द बयां किया तो उन्हें टीम से निकाल दिया गया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी हॉकी टीम FIH प्रो लीग के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही टीम मुनीर के मिसमैनेजमेंट का शिकार हो गई। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को 13 दिनों तक रुकना था, लेकिन 10 दिन के लिए ही कमरे बुक कराए गए, यानी 4 दिन तक खिलाड़ी भटकते रहे। इसके बाद एक सस्ता होटल बुक करा दिया गया, जिसमें एक कमरे में 5-5 खिलाड़ी को ठूस-ठूस के भर दिए। तो ये तो पाकिस्तान का हाल है। सड़क पर कभी रहना पड़ रहा है, कभी बर्तन साफ करना पड़ रहा है। हालांकि इनका मुनीर भी तलवे ही चाटता है, लेकिन बेचारे खिलाड़ियों को तो बख्श देता है। खैर, पाठशाला में अगला चैप्टर। बागेश्वर बाबा की दुर्गा काली, ओवैसी की बुरके वाली, दोनों के बीच क्यों तगड़ा घमासान मचा? हिंदू एकता की मुहिम छेड़े बागेश्वर बाबा ने अब ऐसा क्या कर दिया कि जेन जी की लाइन लग गई है? अब इसका चैप्टर। बागेश्वर बाबा जब सनातन की मजबूती के लिए कुछ बोलते हैं, एक इकोसिस्टम तुरंत बवाल खड़ा करने की कोशिश में जुड़ जाता है, क्योंकि बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुओं से एकजुट होने की अपील करते हैं, अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए और रास्ता भटक चुके सनातनियों के घर वापसी के लिए मुहिम छेड़े बैठे हैं। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बागेश्वर बाबा ने हिंदू बेटियों को अवैध धर्मांतरण से बचाने के लिए दुर्गा काली वाला बयान क्या दिया। घेरने के लिए तैयार बैठे इकोसिस्टम को नया हथियार मिल गया। बागेश्वर बाबा के जो दुर्गा काली हैं, उनको असदुद्दीन ओवैसी की बुरके वाली बयान से जोड़ा जाने लगा। बागेश्वर बाबा को मुसलमान विरोधी ठहराया जाने लगा। इधर ये इकोसिस्टम बागेश्वर बाबा को घर वापसी पर घेरने में जुटा है। उधर यूपी में RSS प्रमुख मोहन भागवत के घर वापसी पर दिए बयान पर भी हंगामा मच गया। बात मां का दूध पिया है से लेकर आतंकी अजमल कसाब तक पहुंच गई भाई। आज पाठशाला में बागेश्वर बाबा की दुर्गा काली और ओवैसी की बुरके वाली के बीच तगड़े घमासान की वजह बताऊंगा। साथ ही हिंदू एकता की मुहिम छेड़े बागेश्वर बाबा से जेन जी कैसे जुड़ता जा रहा है, मोहन भागवत और मौलाना के बीच क्या तनाव तकरार चल रही है, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले इसकी एक झलक देखिए। आप पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। उनकी पीड़ा सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के है कि कहीं हैदराबाद को ये भाग्यनगर न बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात बागेश्वर बाबा के दुर्गा काली वाले बयान की, जिस पर तगड़ा घमासान मचा हुआ है। इन दिनों बागेश्वर बाबा मध्य प्रदेश के डबरा में नवग्रह शक्ति पीठ के प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचे, जहां उनके दरबार में सनातनी भक्तों का गजब का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। इसी दौरान बागेश्वर बाबा ने श्रद्धालुओं को सनातन की महान परंपराओं के बारे में बताते हुए सही राह पर चलने के लिए मां दुर्गा और मां काली से सीख लेने की अपील कर दी। बागेश्वर बाबा ने कहा कि दुर्गा बनो, काली बनो, पर कभी बुरके वाली मत बनो। बाबा बागेश्वर बिना लाग लपेट के बोलते हैं। उन्होंने जो हिंदू बेटे बेटियां हैं उनको कहा कि भाई तुम्हारे अंदर खोट होगी तभी तुम बिगड़ोगे। इस पर वो कह रहे थे और कहते कहते बोल गए कि भाई धर्मांतरण मत करना। बाबा बागेश्वर का यह बयान ओवैसी को तगड़ा जवाब माना जा रहा है, क्योंकि ओवैसी मुसलमान वोट के लिए एक सपना दिखा चुके हैं कि इस देश में बुरके वाली, हिजाब वाली CM या PM बनेगी। ओवैसी का वो बयान भी एक बार याद कीजिए, फिर आगे की बात बताता हूं। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी
का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। यानी ओवैसी जैसों को अब बाबा बागेश्वर ने जवाब दिया है। हालांकि ऐसा नहीं कि बागेश्वर बाबा ने पहली बार बुर्के वाला कोई बयान दिया है, इससे पहले भी वो कई बार इस तरह का बयान दे चुके हैं। ऐसे में बागेश्वर बाबा के इस बयान की वजह भी समझना जरूरी है। दरअसल एक हिंदू बेटी की हत्या से आहत होकर बागेश्वर बाबा ने पहली बार यह बयान दिया और उस घटना के बारे में आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पिछले साल अगस्त में एक हिंदू बेटी की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप में रईस खान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया था। आरोप लगा था कि शादी के लिए इस्लाम धर्म नहीं अपनाने पर हत्या हुई। कई लोग बाबा बागेश्वर की ऐसी बातों से चिढ़ जाते हैं, कई लोगों को बहुत आग लगती है, लेकिन जो लोग बागेश्वर बाबा पर सवाल उठाते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं, उन्हें याद रहना चाहिए कि बेहद कम उम्र में ही बागेश्वर बाबा ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कई लोग पूरी जिंदगी सोचते रह गए। कई सामाजिक कार्य कर रहे हैं जिससे हजारों लोगों को लाभ मिल रहा है। हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम लेकर चल रहे बागेश्वर बाबा ने देश और विदेश के जेनजी को सनातन से जोड़ने की नई पहल शुरू कर दी। विदेशों में सनातन का डंका बजाने के साथ ही बागेश्वर बाबा ने देश की नई पीढ़ी को सनातन के गौरव की जड़ों से जोड़ने के लिए बागेश्वर धाम में सनातन वैदिक गुरुकुलम की शुरुआत कर दी। इस गुरुकुलम में पढ़ने वाले बच्चों को सनातन की बारीकियों और वेदों की शिक्षा दी जाएगी। यानी सनातन से जेन जी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए कि हिंदू बेटियों को सिर्फ ज्ञान ही नहीं बांट रहे, जिसको लेकर उन्हें निशाने पर लेने की कोशिश होती है। बागेश्वर बाबा अब तक 7 बार बागेश्वर धाम में गरीब और जरूरतमंद बेटियों का सामूहिक विवाह करवा चुके हैं। इस बार भी महाशिवरात्रि पर बागेश्वर बाबा ने 300 से ज्यादा बेटियों का विवाह करवाया। बागेश्वर धाम का यह कन्या विवाह महोत्सव अब देश भर में एक मिसाल बन चुका है। बागेश्वर धाम की दान पेटी में आने वाली समस्त राशि कन्या विवाह के लिए समर्पित कर दी जाती है। इस सामूहिक विवाह में हर बेटी को 3 लाख रुपए का गृहस्थी का सामान गिफ्ट में दिया जाता है। इस बार तो हर जोड़े को 30,000 रुपए की ज्वाइंट एफडी भी गिफ्ट में दी गई। सामूहिक विवाह में 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, कई मंत्री और 8 देशों के राजदूत शामिल हुए। कई हस्तियां शामिल हुई जो दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। तो जो लोग पूछते हैं कि बागेश्वर बाबा इतना पैसा लेते हैं कथा करने का, ये करते हैं वो अरे भैया पैसा लगाते कहां वो भी तो देखो। गरीब बच्चियों का विवाह करा रहे हैं, युवाओं को सनातन से जोड़ने के लिए गुरुकुलम खोल रहे हैं, कैंसर अस्पताल बनवा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि खुद महल बना लिया और उसमें रह रहे हैं। बागेश्वर बाबा कई महीनों से सामूहिक विवाह की तैयारी में जुटे थे। इस आयोजन को बागेश्वर बाबा बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं, इसलिए उन्होंने इसकी कामयाबी के लिए कठिन अनुष्ठान भी किए। सुनिए सामूहिक विवाह के लिए किए गए अनुष्ठान पर वो खुद क्या बता रहे हैं। हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम लेकर आगे बढ़ रहे बागेश्वर बाबा ने ऐलान कर दिया है कि मार्च के दूसरे हफ्ते में वो लखनऊ में डेरा डालेंगे, कथा करेंगे, दिव्य दरबार लगाएंगे। लेकिन बागेश्वर बाबा के पहुंचने से पहले ही यूपी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे पर अलग घमासान छिड़ गया है। मोहन भागवत से इस दौरे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। दोनों की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बात हुई। इस बीच मोहन भागवत ने लखनऊ में एक बार फिर से हिंदुओं की घटती आबादी और घर वापसी पर बात की। मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं, वो अरब से नहीं आए। जो लोग हिंदू धर्म में वापस लौटे हैं, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। मोहन भागवत ने आगे कहा कि हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। जिस समाज में औसतन 3 से कम बच्चे होते हैं, वो समाज भविष्य में समाप्त हो जाता है। जो भी शादी कर रहे हैं उनको समझाइए कि वो 3 बच्चे करें। लेकिन मोहन भागवत के घर वापसी वाले बयान पर कई लोगों को आग लग गई। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने क्या कह दिया और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। जब तक आरएसएस नहीं था, इस देश में हिंदू बहुत सम्मान के साथ और सुकून के साथ जी रहा था। जब से आरएसएस का वजूद आया है, हिंदुओं की सुरक्षा खतरे में पड़ी है। बाबर के टाइम में, औरंगजेब के टाइम में आरएसएस का वजूद नहीं था, तो हिंदू सबसे ज्यादा सम्मानित रहा, सबसे ज्यादा सम्मान से रहा। बाबर के टाइम में भी आरएसएस और उसके टाइम में उन्होंने इस्लाम फैलाने का काम नहीं किया। उन्होंने यहाँ पर अपनी हुकूमत करने के लिए हिंदुओं के साथ मुआहदे किए, हिंदुओं के साथ उन्होंने सम्मान दिया, इज्जत दी। लॉजिक देख रहे हैं आप।
भाई साहब कह रहे हैं कि बाबर और औरंगजेब ने हिंदुओं को बहुत सम्मान से रखा था। तो औरंगजेब ने जो मंदिरें तोड़ी वो सम्मान देने के लिए तोड़ी थी कि भाई इसको थोड़ा तोड़ देता हूं और इस पर मस्जिद बना देता हूं, तेरे को सम्मान मिलेगा। कोई सिर पैर है इनकी बात का? मोहन भागवत ने घर वापसी के लिए किसी तरह की जोर जबरदस्ती वाली बात तो नहीं की। उन्होंने बात सनातन को मजबूत करने के लिए एक अपील के तौर पर की। लेकिन मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाली और मुस्लिम वोटों की चिंता करने वाली पार्टियों को मोहन भागवत की अपील चुभ गई। ओवैसी की पार्टी के नेता मोहन भागवत की तुलना आतंकी अजमल कसाब से करने लग गए। कांग्रेस के नेता उदित राज ने उनके बयान को अपने नैरेटिव के साथ जोड़ने की कोशिश करते हुए पूछ लिया कि हिंदुओं की घर वापसी किस जाति में कराई जाएगी। आप सुनिए ओवैसी के नेता इम्तियाज जलील और कांग्रेस के नेता उदित राज क्या कह रहे हैं। आरएसएस जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की बात करता है तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूं। अजमल कसाब क्यों आया था पाकिस्तान से? इस देश को तोड़ने के लिए आया था, इस देश को कमजोर करने के लिए आया था। किस जाति में लेंगे ये बताएं। मोहन भागवत जी बताएं कि एक खुद वो हिंदू हैं, वो तो ब्राह्मण है, तो पहले ब्राह्मण है बाद में हिंदू कह सकते हैं। तो मुसलमानों की घर वापसी होगी तो किस जाति में स्वागत होगा? कौन सी जाति उनसे स्वागत शादी विवाह करेगी? उदित राज ने कभी पूछा है कि जो मुसलमान रह रहे हैं अभी किस जाति में रह रहे हैं? लेकिन बोलना है तो बोल दिए।